तो इधर उधर अगर एक्सेलरेशन है तो करना क्या है, कंपोनेंट ले लो लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये तो फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है। ये ऐसा एक ब्लॉक M1, इसके ऊपर ये रखा हुआ है M2। ठीक है, हम लोग को M1 M2 के एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन बताना है। अब देखो, जब भी तुमको एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना होगा तो तुमको डायरेक्शन दे देगा कि कौन किधर जा रहा है। ठीक है, किसका एक्सेलरेशन किधर है ये बता दिया जाएगा, फिर उन दोनों में रिलेशन लिखना होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझ के देखते हैं अपने से कि क्या किसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, है ना, क्योंकि आगे हम लोग को ये काम करना ही है। तो ध्यान रखना, यहां पर कोई भी फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। जरा सोच के देखो कि M1 M2 कहां जा सकता है। M1 तो सीधा सीधा दिख रहा है कि M1 ये ऐसे स्लाइड करते हुए आएगा, तो M1 का एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन हो गया। M2 कैसे जा रहा होगा? वैसे जब रिलेशन लिखना होगा तो तुमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया होगा, बट ये हम लोग एक एडिशनल टास्क कर रहे हैं क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में हमको ये काम करना पड़ेगा, है ना। M2 का एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर समझना है ना M2 का, तो बड़ा सीधा सा तरीका है। उस पे कई बार हम उस पे लगने वाले फोर्सेस का सहारा ले लेंगे। हम दो तरीके से दिखाते हैं तुमको, देखना। ये है ब्लॉक, यहां था, कुछ देर बाद ये स्लाइड होके ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, ये स्लाइड होके नीचे आया, ये स्लाइड होके नीचे आया तो जगह बना और ये ब्लॉक नीचे गिर गया। ये नीचे जाता जा रहा है और ये खिसक के नीचे आ जाएगा। कोई बोलेगा सर इसके साथ में आगे क्यों नहीं जाएगा? ये ऐसे था तो इसके साथ नीचे भी और आगे भी चला जाए इसके साथ में, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? यहां फ्रिक्शन नहीं है। मतलब अब देखो, M2 ब्लॉक पे अगर तुमसे पूछे कि बताओ M2 पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, तो तुम बोलोगे सर इस पे तो दो फोर्स लग रहा है, एक तो इसका वेट और जितने जगह से कांटेक्ट में उतना नॉर्मल। तो एक ये नॉर्मल यहां से लग रहा होगा और एक इसका वेट नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है। अगर सारा ही फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, तो जब इस पर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो इसका एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, हॉरिजॉन्टल में तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। यहां फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो जब दो ही फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो खाली वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, तो ये वर्टिकली ही मूव करेगा, तो ये इसका एक्सेलरेशन a2। अब ये समझो कि इस क्वेश्चन में हमको ये दोनों दिया हुआ था। हमको बताना है रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। बता देते हैं। अब ये बोलो लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल कौन सा है? अब लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल हम जिन दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उनके लिए हमको डिस्कस करना है। जैसे हम M1 और इंक्लाइन को अगर देखें, M1 और इंक्लाइन को देखें, तो ये लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट हमको इन दोनों से मतलब नहीं है, हमको M1 M2 से मतलब है। ये M1 M2 एक दूसरे पर नॉर्मल कहां दे रहा होगा? वर्टिकल। M1 M2 पर ऊपर लगा रहा है और M2 M1 पर नीचे लगा रहा है। तो लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल कौन सा है? जिस लाइन के अलोंग एक दूसरे पे नॉर्मल लगाया जा रहा है। तो भाई ये हो गया लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल। ठीक है, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल पता चल गया।
एक बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है a1 और दूसरे का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड इधर a2। इसका तो पूरा का पूरा लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग ही है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, तो इधर ये भी थीटा हो गया। अब अलोंग द लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो a1 का एक इधर कंपोनेंट जाएगा a1 cos थीटा, a1 का इधर कंपोनेंट जाएगा a1 cos थीटा और इधर आएगा a1 sin थीटा। तो बस लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम कर देंगे, मतलब a1 sin थीटा इज इक्वल्स टू a2। बात समझ में आया? तो हर बार एक्सेलरेशन का अगर रिलेशन निकालना है तो जो दो बॉडीज कांटेक्ट में उन दोनों का एक्सेलरेशन देखो, ठीक है, कहां कहां है, जनरली दिया हुआ रहता है। लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल देखो और लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग उन दोनों का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कर लो और उन दोनों को बराबर कर देंगे। लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एकदम खतरनाक सा डायग्राम दिखेगा, बट हम लोग एक बात जानते हैं, डायग्राम देख के डरने का नहीं है। ये दो ब्लॉक है M1 M2। हमको इन दोनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन चाहिए। फिर से वैसे तो यहां पर एक्सेलरेशन दिखा देगा कि किसका किधर है, बट हम लोग जरा सोच कर देखते हैं कि किसका एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए और फिर उसका रिलेशन लिखते हैं। ये एडिशनल स्टेप हम लोग को आगे चलकर बड़ा हेल्प करने वाला है। तो M1 कहां जाएगा? M1 ऊपर तो मूव कर ही नहीं सकता है। ये M2 इसको ऐसे ऐसे धकेल रहा, देखो दिख रहा है ना, ये दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस है, तो M2 के द्वारा लगाया जाने वाला नॉर्मल ऐसे है। तो जब इस तरीके से इस पे फोर्स दे रहा है, नॉर्मल ऐसे लगा रहा होगा, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट तो वर्टिकल में आएगा ऐसे और एक ऐसे जाएगा। तो जब ये ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये M1 को इधर धकेलना चाह रहा है। M1 हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर सकता है और हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है, तो ये इधर कर रहा है A1 से, और जब ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा तो यहाँ जगह बनेगा और ये स्लाइड होके नीचे आ जाएगा। ये इधर दीवार से सटा हुआ है ये वाला ब्लॉक, तो जब ये थोड़ा सा आगे खिसका, जगह बना, ये खिसक के नीचे आ गया, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया A2। अब वैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 और A2 के बीच का रिलेशन लिखना है। लिखते हैं, लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम कर देंगे।
अब लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल क्या है? ये जो सरफेस दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो हम इस सरफेस को बना लेते हैं यहां पर, ये वाला सरफेस हो गया थीटा एंगल पे। इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है यही लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल है, LOCN। एक का एक्सेलरेशन इधर हॉरिजॉन्टल में है A1 और दूसरे का वर्टिकल में है A2। एक हॉरिजॉन्टल में A1, दूसरे का वर्टिकल में A2। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल पता चल गया, दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिख रहा है किधर है। बस लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट करके बराबर कर देते हैं। तो कंपोनेंट अगर करेंगे तो इस A2 का इधर कंपोनेंट आएगा A2 cos थीटा और A1 का इधर कंपोनेंट आएगा A1 sin थीटा। और लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो A1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू A2 cos थीटा। A2 इज इक्वल्स टू A1 tan थीटा। बात क्लियर है? इस तरीके से हम लोग नॉर्मल कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिख पा रहे हैं। तो यहां तक हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना सीख गए। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हो गया, नॉर्मल कंस्ट्रेंट हो गया। अब ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन का हम लोग करने क्या वाले हैं देखते हैं। अब इसको हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। कहां कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई होगा ये भी समझते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का कंप्लीट मेथड भी हम लोग समझते हैं क्या है। जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग जब इक्वेशन लिखना चालू करेंगे तो हम लोग को कई बार ऐसा सिचुएशन दिखेगा कि मेरे पास 3 वेरिएबल है और f इक्वल टू ma से 2 ही इक्वेशन बन रहा है। 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन बन रहा है। ये 4 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन बन रहा है f इक्वल टू ma से। तो जो मिसिंग इक्वेशन है वो मिसिंग इक्वेशन कहां से आएगा? वो कंस्ट्रेंट से आएगा। और जरूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन कंस्ट्रेंट से मिले, कई बार 2 भी मिल सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास 4 वेरिएबल है और f इक्वल टू ma 2 ही इक्वेशन दे पा रहा है, तो बाकी बचा हुआ 2 इक्वेशन किसका बनेगा? कंस्ट्रेंट का बनेगा। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन कब बनेगा नहीं बनेगा इसको समझते हैं ना। अभी हम जो भी बात बताने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरे चैप्टर में तुमको काम आने वाला है। सबसे पहला बात ये कि कंस्ट्रेंट इक्वेशन का करने क्या वाले हैं। तो हम लोग कंस्ट्रेंट इक्वेशन से डेफिनेटली इक्वेशन बनाने वाले हैं। f इक्वल टू ma से हम लोग को कई बार दिखेगा कि सफिशिएंट इक्वेशन नहीं आ रहा है। वेरिएबल 4 है तो 3 ही इक्वेशन बन रहा है, या वेरिएबल 4 है तो 2 ही इक्वेशन बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कंस्ट्रेंट इक्वेशन कब बनना है? जब भी सिस्टम में रस्सी बंधा हुआ है तो पक्का है कि वहां पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होगा। और जब भी सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और दोनों मूव कर रहा है तब नॉर्मल कंस्ट्रेंट बनेगा। ये श्योर है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कहीं भी कोई एक्सेप्शन नहीं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, है ना। तो अगर रस्सी कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखना है, पक्का बनेगा। अगर 2 बॉडीज कांटेक्ट में है और दोनों मूव कर रहा है तो नॉर्मल कंस्ट्रेंट का इक्वेशन आएगा। और अगर ये दोनों चीज हो रहा है तो दोनों कंस्ट्रेंट का इक्वेशन आएगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 4 स्टेप्स हो सकता है। कौन कौन सा 4 स्टेप्स? पहला स्टेप, पहले हम लोग 3 स्टेप पे बात कर रहे थे, अब चौथा स्टेप आके सिस्टम कंप्लीट। समझना, सबसे पहला स्टेप जो कि कई बार बहुत आसान रहता है और कई बार पहला स्टेप ही बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देता है ना। हालांकि पहले स्टेप का कंट्रीब्यूशन 10% ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन वो 10% ही अगर गलत हो गया तो आगे के 90% का तो सेंस ही नहीं है।
क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही अब आ रहा है, और सबसे पहला स्टेप है एक्सेलरेशन अज्यूम करना। जैसे अभी हम लोग जो सिस्टम में कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख रहे थे, उसमें हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ था कि कौन किधर जा रहा है। अब जब तुमको सिस्टम देगा ना, शुरुआत से पूरा सिस्टम सॉल्व करना होगा कि ये फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन बताओ कितना क्या है, तो तुमको बस सिस्टम दे देगा। अब तुमको खुद समझना है कि कौन किधर चल रहा होगा, तुम्हारा एनालिसिस। तो सबसे पहला चीज कि एक्सेलरेशन अज्यूम करना कि कौन किधर जा रहा होगा, ये अपने हिसाब से मानना। ये वाला टास्क कई बार बहुत इजी रहता है और कई बार यही वाला टास्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और अगर गलती हुआ तो गए, आगे का सारा गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेप एक्सेलरेशन अज्यूम करना, उसके बाद वही है दूसरा स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम, तीसरा स्टेप इक्वेशन लिखना, और चौथा स्टेप सॉल्व करना। समझे बात को? एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, तब तुमको बात समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाहते हैं। तो आ जाओ, ये अपना एक बेसिक पुली ब्लॉक सिस्टम, एक m मास लगा हुआ है और दूसरा 2m मास लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने को पुली ब्लॉक सिस्टम, मास m2m दिया हुआ है। फाइंड acceleration of both the blocks and tension in the string। इन शॉर्ट हम लोग को सिस्टम सॉल्व करना है, कोई भी एक चीज आएगा तो फिर सब आ ही जाएगा। तो अब इस सिस्टम से समझते हैं करना क्या है। सबसे पहला काम एक्सेलरेशन अज्यूम करना कि कौन किधर जा रहा होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमको दिख रहा है कि ये भारी वाला नीचे जा रहा होगा, ये हल्का वाला ऊपर जा रहा होगा। तो ये नीचे जा रहा है A1 से और ये ऊपर जा रहा है A2 से। अब समझना एक बात को, यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये कंफ्यूजन, ये तो पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा, नीचे कि ऊपर पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर हम ऐसे मान लिए होते ना कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे, गलत मान लिए होते कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा आंसर फाइनली जो एक्सेलरेशन का आंसर है ना, वो नेगेटिव साइन के साथ में आ जाता। तो कभी भी तुम एक्सेलरेशन कुछ माने हो और तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ जा रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन तुम माने हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा होगा। हाँ, कोई यहाँ ये तो नहीं ना मानेगा कि अरे ये इधर भी जा रहा है, A1 से इधर जा रहा है, A2 से इधर भी जा रहा है। हमको पता है ये वर्टिकली ही मूव करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेप के बारे में थोड़ा समझ रहे हैं, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग और धीरे धीरे समझते जाएंगे कि क्या करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सेलरेशन अज्यूम करना कि कौन किधर जा रहा होगा। यहां हमको समझ में आया कि यार ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। फिर हम मान लिए एक्सेलरेशन A1 A2। तुम बोलोगे सर क्यों ऐसा मान रहे हैं, यहाँ तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। हम भी वही बोल रहे हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम होगा, सही बात है। तो लो, ऐसा करके तुम कंस्ट्रेंट यूज कर चुके हो, समझ लेना। जब तुम दोनों का एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड मान लिए तो तुम कंस्ट्रेंट यूज कर चुके हो। दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में रिड्यूस कर चुके हो, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया एक्सेलरेशन अज्यूम करने का। उसके बाद अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इधर T नीचे mg, इधर T नीचे 2mg। कितना वेरिएबल दिख रहा है यहां पर? दो वेरिएबल, एक टेंशन और दूसरा एक्सेलरेशन, ठीक है। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए। कहां से दो इक्वेशन आएगा, पहले ही काउंटिंग कर लेते हैं, समझना। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन इस पर F इक्वल टू m है, दूसरा इक्वेशन इस पर F इक्वल टू m है। इस पर लिखते हैं m पर। m के लिए लिखेंगे जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव मानते हुए। ऊपर एक्सेलरेशन है T
माइनस mg, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये पहला वाला इक्वेशन बन गया m के लिए। 2m को देखते हुए इक्वेशन लिखते हैं, ये नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बन गया दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब सोचो अगर ये a1 a2 होता, ये a1 होता और ये a2 होता, तो ये a1 होता और ये a2 होता, ये a1 होता और ये a2 होता, तो कितना वेरिएबल हो जाता? 3, t a1 a2। लेकिन f इक्वल टू ma से दो ही इक्वेशन बनता है, एक इस पर और एक इस पर। तो जो तीसरा मिसिंग इक्वेशन है, वो तीसरा मिसिंग इक्वेशन कौन देता? वो देता कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जो कि यहाँ पर इस केस में क्योंकि सिचुएशन बहुत ही सिंपल सा था, तो तुमको कंस्ट्रेंट इक्वेशन अलग से लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। तुमको पहले ही दिख गया कि अरे यार a1 a2 तो सेम है, काहे हम जबरदस्ती अलग अलग लिखेंगे, है ना? तो हम लोग नहीं लिखे, बस हो गया काम। a1 a2 तो सेम ही है, बस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर दो, t साफ हो गया, तो mg इज इक्वल्स टू 3ma, एक्सेलरेशन का वैल्यू g/3, एक्सेलरेशन का वैल्यू g/3 तो हो गया, बस एक्सेलरेशन आ गया, ये g/3 से नीचे जा रहा है, ये g/3 से ऊपर, और इसमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या 4 स्टेप्स है? पहला स्टेप एक्सेलरेशन अज्यूम करना, दूसरा स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तीसरा स्टेप इक्वेशन लिखना, चौथा स्टेप सॉल्व करना। ये सिस्टम, सवाल क्या है? वही है, कुछ भी फाइंड कर लो, सिस्टम सॉल्व करना सीखना है अपने को। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। सॉल्व करते हैं। अब यहां सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि कौन किधर जाएगा, दोनों का मास बराबर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग उस समय सॉल्व किए थे जब पुली ब्लॉक सिस्टम स्टार्ट किए थे। इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए कुछ कंडीशन आया था कि किसी एक का मास दूसरे का डबल था, m1 इक्वल्स टू 2m2 या m2/2 कुछ ऐसा आया था, देख लेना। एक का मास, किसी एक का मास दूसरे का डबल होना चाहिए था, या किसी एक का मास दूसरे का आधा होना चाहिए था, एनीवे तब ये इक्विलिब्रियम में रहता, यहां तो नहीं है। और अगर इक्विलिब्रियम में है भी, मान लो कोई दोनों में से कोई एक्सेलरेट कर ही नहीं रहा है, तो तुम एक्सेलरेशन जो मानोगे फाइनली उसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का एकदम। ठीक है, टेंशन सिस्टम लेगा। तो हम यहां पर मान लेते हैं, अब यहां पता नहीं चल रहा है कौन किधर जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a1 और ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a2। ये नीचे जाएगा तो इधर रस्सी बढ़ेगा, तो इधर कम होगा तो ये ऊपर जाएगा। और खैर अगर हम गलत माने होंगे डायरेक्शन तो हमको लास्ट में नेगेटिव साइन के साथ मिल जाएगा, टेंशन हम लोग नहीं लेंगे, टेंशन सिस्टम लेगा। अब यहां पर FBD ड्रॉ करते हैं, तो नीचे mg, पहला स्टेप हो गया एक्सेलरेशन अज्यूम करने का, कोई एक नीचे कोई दूसरा ऊपर, a1 a2 मान लिया, ये mg, यहां टेंशन t, तो इधर भी t, इधर भी t, इधर में 2t, इधर में mg। तो स्टेप नंबर 2 भी हो गया। पहला स्टेप हो गया एक्सेलरेशन अज्यूम करने का, दूसरा स्टेप हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का। FBD इसके लिए हम लोग पहले भी ड्रॉ कर ही रहे थे।
अब तीसरा स्टेप है इक्वेशन लिखने का। तो एक बार जरा देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, काउंट करके बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर एक तो a1 मिल रहा है, फिर a2 मिल रहा है और t, 3 वेरिएबल है, a1, a2 और टेंशन। a1, a2 और टेंशन अगर 3 वेरिएबल है तो हमको इक्वेशन भी 3 चाहिए। अब हम देखते हैं कि वो 3 इक्वेशन हम कौन कौन सा बना सकते हैं। f इक्वल टू ma से एक इक्वेशन आ जाएगा, f इक्वल टू ma से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, बस। तीसरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट से आएगा, समझे? वेरिएबल 3, इक्वेशन 2, तीसरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट का। तो लिखते हैं, इस पर अगर हम लिखें तो जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव मानेंगे, तो t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू a2, ये बन गया पहला इक्वेशन। इसके लिए ये नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिखेंगे, mg माइनस 2t, mg माइनस 2t, जी थोड़ा बढ़िया से ऐसे बना देते हैं, mg माइनस 2t, mg माइनस 2t इक्वल्स टू m इंटू a1, ये अपना दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट का, समेशन t डॉट a इक्वल टू 0, इसके लिए लिखेंगे तो माइनस 2t इंटू a1, 2t ऊपर है, 2t इंटू a1 इंटू कॉस 180, तो यही कॉस 180 से माइनस 1 आएगा, और ये t और a2 दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस t इंटू a2 इंटू कॉस 0 इक्वल टू 0। समेशन t डॉट a कर दिए, t से t समाप्त, माइनस ऑफ 2a1 प्लस a2 इक्वल टू 0, तो a2 का वैल्यू आ गया 2a1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, वेरिएबल भी 3, इक्वेशन भी 3, मजा आ जाएगा, एकदम सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 एक्सेलरेशन अज्यूम करना, स्टेप नंबर 2 एफबीडी ड्रॉ करना, स्टेप नंबर 3 इक्वेशन लिखना और स्टेप नंबर 4 सॉल्व कर लेना। करके देखते हैं इसको क्या आता है a1 a2। हर बार हम लोग फाइनली इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे होंगे, वो खाली मैथमेटिकल स्टेप है जो तुम लोग कर सकते हो। यहां करके देखते हैं, टू इंटू 1 प्लस 2 कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, तो 2t माइनस 2mg इज इक्वल्स टू 2ma2, और ये हो जाएगा mg माइनस 2t2 इक्वल्स टू m इंटू a1। दोनों को ऐड किए तो ये टेंशन साफ हो गया, इधर से आया माइनस mg इज इक्वल्स टू 2ma2 प्लस m इंटू a1। a2 यहां से 2a1 के बराबर है, पुट कर देते हैं, तब तक ये m से m चल बसा, माइनस g 2 टाइम्स a2 का वैल्यू 2a1 के बराबर प्लस a1, तो 5a1 इज इक्वल्स टू माइनस g, मतलब a1 इज इक्वल्स टू माइनस g बाई 5, a1 इज इक्वल्स टू माइनस g बाई 5 एंड a2 सिंस a2 इक्वल्स टू 2a1 तो ये हो जाएगा माइनस 2g बाई 5। अब देखो यहां से एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये निकला कि हम जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माने थे, एक्सेलरेशन एक्चुअली में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि हम लोग a1 नीचे की तरफ माने थे, है ना, a2 ऊपर की तरफ माने थे, बट सच्चाई ये है, इक्वेशन अपने आप लास्ट में बता दिया कि क्या हो रहा है। सच्चाई ये है कि ये ऊपर जा रहा है, कितने से, a1 का वैल्यू माइनस g बाई 5 आया, तो जो हम डायरेक्शन माने थे उसका उल्टा, तो ये g बाई 5 से ऊपर जा रहा है और ये 2g बाई 5 से नीचे आ रहा है। बात क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम लोग, अब लॉज ऑफ मोशन का कोई सा भी क्वेश्चन होगा इन्हीं 4 स्टेप से सॉल्व हो रहा होगा। कौन सा? स्टेप नंबर 1 एक्सेलरेशन अज्यूम करना, स्टेप नंबर 2 एफबीडी ड्रॉ करना, स्टेप नंबर 3 इक्वेशन लिखना, स्टेप नंबर 4 सॉल्व कर लेना। मैक्सिमम ये 4 स्टेप, हो सकता है किसी में खाली एक स्टेप से काम चल जाए, किसी में 2 स्टेप का प्रोसेस हो, है ना।
जैसे इसके पहले तक हम लोग को पहला स्टेप का जरूरत नहीं पड़ रहा था एक्सेलरेशन अज्यूम करने का, या किसी में खाली कंस्ट्रेंट रिलेशन पूछा है तो खाली इक्वेशन लिख के काम चल गया, है ना। सॉल्व लास्ट वाला स्टेप तो हर बार है सॉल्व करने वाला, कभी वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, कभी एकदम ही आसान सा होगा, है ना। तो लास्ट वाला स्टेप को स्टेप बोलना, बोल भी सकते हो नहीं भी बोल सकते हो, वो एक मैथमेटिकल स्टेप हो गया। तो कभी खाली कि भाई डायरेक्टली एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखना है कंस्ट्रेंट से, तो एक स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये मैक्सिमम 4 स्टेप, इस 4 स्टेप के अलावा लॉज ऑफ मोशन के सवाल में कोई 5वां स्टेप नहीं है, फिक्स है एकदम। पहला स्टेप एक्सेलरेशन अज्यूम करो, सेकंड स्टेप एफबीडी बनाओ, थर्ड स्टेप इक्वेशन लिखो, चौथा स्टेप सॉल्व कर लो और खुश हो जाओ, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं आगे।